हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस। सो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आपका एसएससी जेईई एंड यूके ट्रिपल एससी जेईई दोनों की डेट्स आ चुकी हैं, ठीक है। सो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हम इंजीनियर सक्सेस की टीम आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आ रही है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि आपका सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए हम एक नया क्वेश्चन सेशन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। इस क्वेश्चन सेशन में हम एवरी सब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और ये जो प्रॉब्लम्स होंगे इस तरह से हम डिजाइन करके आए हैं जिसमें कि आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न है और ऐसे क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले ईयर्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो सब हम यहाँ पे कवर करने जाए हैं। यहाँ पे हम मोस्टली सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपके मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होंगे प्रीवियस ईयर में, साथ ही साथ आने वाले ईयर्स में वो सब कवर होंगे, ठीक है। एंड डिफरेंट वेज में किस किस तरह से एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करके एग्जाम्स में पूछा जाता है वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट ऑल द डिफरेंट फैकल्टीज विल बी डूइंग द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब जैसे कि मैं अपने बारे में यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करूं, मैं यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। इस सब्जेक्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चंस के हेल्प से मोस्टली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ये आइडिया लग सके कि क्वेश्चन को किस तरह से मॉडिफाई करके अलग अलग तरह से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सो ओवरऑल मैं यही कहता हूं कि ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप इस क्वेश्चन सेशन को पूरा प्रॉपर्ली देखते हैं तो आपका मोस्टली से मोस्टली जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट हो सकता है वो आप यहाँ पे कवर कर पाओगे, ठीक है। सो इसको शुरू करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं आपका सॉइल मैकेनिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डील करेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर है। सो जो लेक्चर है बेसिकली लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, क्वेश्चन में बताया गया है कि ए पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ठीक है, ए पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन एंड इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है, कोई ऑप्शन दिए हैं हमें वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, ठीक है। बी ऑप्शन है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी, सी ऑप्शन है वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डी ऑप्शन हमारे पास है बल्क यूनिट वेट एंड ड्राई डेंसिटी। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो पिक्नोमीटर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जैसे कि पिक्नोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे आपके कई सारे पैरामीटर्स को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि पिक्नोमीटर की हेल्प से आप क्या क्या चीजें डिटरमाइन कर सकते हो, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं इसको पिक्नोमीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। देखिए वैसे मैंने इसके बारे में एक अच्छा सा अपना पूरा जब थ्योरी पार्ट मैंने कवर किया था वहां पे कंप्लीटली इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। अगर आप इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेलिंग में डिस्कस करना या अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप जो है एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, एप्लीकेशन के थ्रू आप इसके ऊपर पूरा लेक्चर भी देख सकते हैं जाके, थ्योरेटिकल लेक्चर जिसमें मैंने पिक्नोमीटर के ऊपर पूरा डिस्कशन किया है। बाकी अभी मैं इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए पिक्नोमीटर क्या होता है, एक्चुअली आपका एक बोतल होता है, ये आप जानते ही हैं। इस तरह से पिक्नोमीटर क्या होता है, एक ग्लास बोतल होता है, ठीक है, जिसका टॉप क्या रहता है, जिसका टॉप जो है वो कॉनिकल रहता है, ठीक। इसके टॉप पे एक स्मॉल ओपनिंग प्रोवाइड कराते हैं हम जिसका साइज होता है लगभग 6 mm के आसपास। अब इस ओपनिंग का भी एक अपना पर्टिकुलर पर्पस होता है, ठीक है, इसका अपना एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। एंड अगर हम इस पिक्नोमीटर की बात करें तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो लगभग 900 ml तक होती है, ठीक है, 900 ml तक लगभग इसकी वॉल्यूम होती है। सो पिक्नोमीटर की हेल्प से आप क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हो, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो अदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। देखिए पिक्नोमीटर जो होता है, पिक्नोमीटर की हेल्प से आप वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हो सॉइल का, ठीक है। पिक्नोमीटर जो होता है, पिक्नोमीटर इज यूज्ड एक्चुअली फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एज वेल एज पिक्नोमीटर की हेल्प से आप सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बता सकते हो। सो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई पिक्नोमीटर की हेल्प से आप सॉइल का वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हो। You can determine the water content of soil as well as you can determine the specific gravity of soil, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल।
सो बेसिकली ये दो पैरामीटर है जो आप पिक्नोमीटर की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स के बारे में बात हो रही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपकी डिफरेंट तरह की होती है सॉइल से रिलेटेड, वो आपका थियोरेटिकल लेक्चर्स में डिस्कशन किया गया है। सो पिक्नोमीटर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अब कैसे पिक्नोमीटर की हेल्प से आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं, क्या इसके लिए फॉर्मूले निकल के आते हैं, क्या इसमें डिफरेंट स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी जब आप इसके बारे में थियोरेटिकल लेक्चर्स देखोगे। ठीक है, यहां पे मैंने इसके बारे में एक ओवरव्यू दे दिया है क्या होता है पिक्नोमीटर, बाकी पूरा एक्चुअली डिटेलिंग तो इसकी आपको आइडिया लग पाएगा जब आप इसके थियोरेटिकल लेक्चर्स देखोगे। अब सो ये आपको इसका आंसर क्लियर हो चुका है। देखो ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं, ऑप्शन में हमें क्या दिया है कि जैसे ए ऑप्शन है, ऑप्शन में बता रहे हैं कि वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, तो ये हमें जैसे पता लगा कि भाई ये ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट नहीं है, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी, ये ऑप्शन भी क्या है आपका करेक्ट नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी में क्या कह रहे हैं कि वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो जैसा कि एज वी डिस्कस्ड कि पिक्नोमीटर इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, सो इसके अकॉर्डिंगली आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है कि वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है बल्क यूनिट वेट एंड ड्राई डेंसिटी, ये ऑप्शन भी जो है आपका करेक्ट नहीं होगा। सो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सी। अब जैसे कि यहां पे तो हमने आंसर देख लिया, अब इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। देखो वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए कई सारे आपके पास मेथड्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं एंड पिक्नोमीटर मेथड इज वन ऑफ द मेथड टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। अब मैं यहां पे बात करता हूं कि कौन कौन से वो अलग अलग मेथड होते हैं वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए, उन सब के एटलीस्ट हमें नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एसएससी जेईई एग्जाम या फिर आप कोई भी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम देखोगे उसमें आपसे कोई भी मेथड पूछा जा सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। सो हमें सारे मेथड्स के नाम पता होने चाहिए, तो वही नाम मैं यहां पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जैसे कि हम बात करें वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए आपके पास होता है क्या, ओवन ड्राइंग मेथड होता है, ओवन ड्राइंग मेथड। अब ये जो ओवन ड्राइंग मेथड होता है दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, ठीक है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ओवन ड्राइंग मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, सो हमें पता होना चाहिए कि ओवन ड्राइंग मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। नाउ और भी मेथड होते हैं जैसे कि सैंड बाथ मेथड होता है आपके पास, सैंड बाथ मेथड होता है, ठीक है, इसको भी यूज किया जाता है बट इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, सबसे एक्यूरेट क्या है आपके पास, ओवन ड्राइंग मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। सैंड बाथ मेथड भी होता है। और कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे पास, अल्कोहल मेथड भी होता है, अल्कोहल मेथड। देखो हर एक मेथड का हमें नाम पता होना चाहिए, एग्जाम्स में कोई भी नाम पूछा जा सकता है। सो अल्कोहल मेथड भी होता है। और आपके पास होता है क्या, कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है इसकी स्पेशलिटी क्या है, दिस इज द क्विकेस्ट मेथड, दिस इज द क्विकेस्ट मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सबसे क्विकेस्ट मेथड होता है ये वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए जो यूज किया जा सकता है। देखो सबसे एक्यूरेट क्या है, सबसे एक्यूरेट है ओवन ड्राइंग मेथड एंड सबसे क्विकेस्ट कौन है, सबसे क्विकेस्ट होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब क्या होता है इसको, ये जो सिंस दिस मेथड इज द क्विकेस्ट मेथड, सो इसी मेथड को हम हाईवेज कंस्ट्रक्शन जब आप करते हो, हाईवे कंस्ट्रक्शन में आपको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है एंड उस वाटर कंटेंट को आपको जल्दी जल्दी डिटरमाइन करना होता है। सो वहां पे आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, कैल्शियम कार्बाइड मेथड को। सो क्विकेस्ट मेथड यूज किया जाता है कहां पे, NHAI डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस मेथड को यूज करते हैं वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक, अब जैसे कि इसमें पिक्नोमीटर मेथड के बारे में हमने बता ही दिया है ऑलरेडी कि पिक्नोमीटर मेथड भी आपका यूज किया जाता है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, पिक्नोमीटर मेथड होता है। सो ओवन ड्राइंग मेथड, ये सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड एंड पिक्नोमीटर मेथड। एक इसमें रेडिएशन मेथड भी होता है,
ठीक है, रेडिएशन मेथड भी होता है, इसका नाम आपको बस पता होना चाहिए कि भाई हाँ इस तरह का भी हमारे पास कोई मेथड होगा। ठीक है, रेडिएशन मेथड भी होता है। सो इंपॉर्टेंट कौन है? ओवन, ये ओवन ड्राइंग मेथड इंपॉर्टेंट है काफी, कैल्शियम कार्बाइड मेथड भी इंपॉर्टेंट है, पिक्नोमीटर मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी ये जो अदर मेथड्स हैं इनके हमें नाम पता होने चाहिए, नाम जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे। अब बाकी हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट आपका, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिटर्मिनेशन के लिए आप जो मेथड यूज करते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। वी आर गोइंग टू लुक एट द मेथड्स टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए देखिए आपका क्या है, एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जनरली डिटरमाइन करते हैं पिक्नोमीटर की ही हेल्प से। ठीक है, अब इसके लिए स्पेसिफिकली आपके पास फॉर्मूले भी रहेंगे, आपके लिए आपके पास इसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स भी रहते हैं कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर मेथड। सो वो सारी चीजें पिक्नोमीटर के मेथड्स के जो स्टेप हैं वो सब आपको समझ में आएंगे, आप सीख पाओगे विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, आपने, आई होप मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप जो हमारा लेक्चर सीरीज है, ठीक है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू जाके देखिए, आपको बहुत सारी क्लैरिटी इन सब चीजों के बारे में वहां से आ जाएगी। ठीक है, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जनरली आप पिक्नोमीटर मेथड ही यूज करोगे। तो जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए आप जो है वो पिक्नोमीटर मेथड ही यूज करोगे। नाउ अब हम बात करते हैं, देखो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की, हमने वाटर कंटेंट के मेथड्स के बारे में भी बात कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द मेथड्स टू डिटरमाइन द बल्क यूनिट वेट। देखिए, बल्क यूनिट वेट को डिटरमाइन करने के भी कई मेथड होते हैं एंड उन मेथड्स के आपको नाम जो है वो पता होने चाहिए। एग्जाम्स में डेफिनेटली आपसे नाम पूछा जा सकता है, कोई भी एसएससी जेईई एग्जाम आप देखें या फिर आप कोई भी यूके ट्रिपल एससी या फिर व्हाटएवर इज द जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पॉसिबिलिटी रहती है कि आपसे इस तरह के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट आर द मेथड्स टू डिटरमाइन द बल्क यूनिट वेट? देखिए, बल्क यूनिट वेट को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास कई मेथड होते हैं जिसके मैं नाम बता देता हूं, नाम आपको याद रखने हैं जरूर। देखो, एक मेथड होगा आपके पास क्या, कोर कटर मेथड। One of the method will be what? Core cutter method, and the another method will be what? Water displacement method. ठीक है, यहां पे मैं नोट डाउन कर देता हूं इसको, water displacement method, water displacement method। एंड द थर्ड मेथड जो आप हम इसके वाटर ये बल्क यूनिट वेट को डिटरमाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हो वो होता है आपके पास, यहां पे मैं नाम लिखता हूं, देखिए क्या होता है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सो दिस इज द थर्ड मेथड टू डिटरमाइन द बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल। सो यहां से आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से काफी सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी कवर हो गए। कैसे कि जैसे आपको यहां पे अलग अलग, देखो यहाँ पे जैसे ये पिक्नोमीटर के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया, अब क्वेश्चन किस किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन लिख के दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। आपको यहाँ पे जैसे इसमें से कोई भी ऑप्शन लिख के दे देंगे, तीनों में से कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, एंड पूछ लेंगे कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ बल्क यूनिट वेट। या जिस तरह से आपने ये क्वेश्चन ये देख ही लिया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया आपसे घुमाकर। ठीक है, सो अलग अलग क्वेश्चन जो हैं, अलग अलग काफी हद तक थ्योरी पार्ट जो होता है वो यहां से क्वेश्चंस की हेल्प से आप लोग कवर कर लेंगे। सो दिस लेक्चर्स, ये जो आपका क्वेश्चन सीरीज है, ये एक्चुअली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पार्ट एंड एज वेल एज द मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हम यहाँ पे इनकी हेल्प से ही कवर करा पाए। ठीक है, अब आपको मैं ये फिर भी सजेस्ट करूंगा एक अच्छी सी थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के लिए इस सब चीजों के बारे में। देखो यहाँ पे पूरा मैं डिटेलिंग में तो डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, इट वॉन्ट बी प्रैक्टिकली फिजिबल फॉर मी, बट मैं यहाँ पे ओवरव्यू जरूर दे रहा हूँ। बट अगर आप इनको एक अच्छे से सीखना चाहते हैं इन चीज को, तो आप डेफिनेटली उस लेक्चर सीरीज को आपको उसको फॉलो करना चाहिए। वहां पे आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से चीजें की जा रही हैं, किस किस तरह से एक्चुअली में प्रैक्टिकली हो रही हैं चीजें। सो
अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिख कर दिया है। अब मैं यहाँ से एक और चीज आपको कह रहा हूँ, देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, अब आप क्या करें, देखो हर एक क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड पे लिख के बताना, इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल फॉर मी एज वेल एज फॉर यू ऑल्सो। सो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से अब क्या करें, जैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक हमने मेंशन किया हुआ है, आप उस टेलीग्राम लिंक पे जाइए एंड टेलीग्राम लिंक पे जाने के बाद वहां से आप क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे कुछ हद तक ये जो क्वेश्चन को लिखने का जो टाइम है वो टाइम काफी हद तक सेव हो जाएगा, एज इट वॉन्ट बी प्रैक्टिकली फिजिबल फॉर मी टू राइट ऑल द क्वेश्चंस हियर ऑन द बोर्ड। ठीक है, सो आप क्या करिए, वहां पे उस टेलीग्राम लिंक पे जाइए, उससे वहां पे पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वो आपको काफी आसानी रहेगी, उससे मुझे भी काफी आसानी रहेगी, जिससे मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन को सिंपली रीड करूंगा एंड उसको हम उसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिटेलिंग में अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नहीं लिखना हम चाहेंगे, सो जस्ट गो टू द टेलीग्राम लिंक एंड डाउनलोड दैट पीडीएफ फाइल। तब तक मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, तब तक आप ये जो मैंने आपको बोला है आप वो काम कर लीजिए, जिससे कि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर पाए। So, second question they are saying that कि if the volume of voids is equals to the volume of solids in a soil mass, then the values of porosity and void ratio respectively are। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि अगर किसी सॉइल मास के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है अगर वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो जाता है, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द पोरोसिटी एंड व्हाट विल बी द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो अब क्वेश्चंस के ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या है क्वेश्चन के ऑप्शंस। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो आपको दे रहे हैं दैट इज 1 एंड 0। ए ऑप्शन बोल रहा है क्या 1 एंड 0। बी ऑप्शन में आपको क्या कहा गया है 0 एंड 1। in the C option they are saying कि 0.5 and 1 and in the D option they are saying it is 1 and 0.5। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये चार ऑप्शन है आपके पास, देखो सिंपल से इंफॉर्मेशन है कि इफ द सॉइल मास हैविंग द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यानी कि हमें पता है देखो किसी भी सॉइल मास के अंदर दो चीजें हमेशा डेफिनेटली होंगी आपको जो देखने को मिलेंगी। एक क्या होगा सॉलिड पार्टिकल्स होंगे एंड उन सॉलिड पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वीवी सिंबल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वीएस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सो आपको बताया गया है कि सॉइल मास के अंदर ये दोनों चीजें क्या है इक्वल है। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वॉइड रेशियो एंड द पोरोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल इन दैट केस। ठीक, तो आप दोनों कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखो हमें पता है कि वॉइड रेशियो जो होता है, वॉइड रेशियो के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स to the volume of solids, ये होता है। This is the value of void ratio। void ratio क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इन दोनों का रेशियो होता है। अब एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर दे रखा है। सो हम लिख सकते हैं क्या वीवी अपॉन वीएस एंड दोनों बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपने कैंसिल आउट कैसे किया, कैंसिल आउट करने का जो रीजन था वो क्या था वीवी इज इक्वल्स टू वीएस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो एज पर दिस ई की वैल्यू जो है वॉइड रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे स्मॉल ई से। सो वॉइड रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, वॉइड रेशियो की वैल्यू आ रही है आपके पास 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो। नाउ अब यहां पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि पोरोसिटी क्या रहेगा इस सॉइल का। देखो वॉइड रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया है, बट ये क्वेश्चन में आपसे पोरोसिटी के बारे में भी पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोरोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। देखिए पोरोसिटी के लिए जो पहली बात तो फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। पोरोसिटी का जो फॉर्मूला होगा, पोरोसिटी विल बी इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई।
पोरोसिटी किसके बराबर होता है? E अपॉन 1 प्लस E के बराबर होता है। एक्चुअली दिस इज ए रिलेशन, ये एक रिलेशन होता है किसके बीच में? वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच में। दिस इज ए रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। ठीक है, अगर आपको वॉइड रेशियो पता है तो इसकी हेल्प से आप इजीली पोरोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर हम एक्चुअली फॉर्मूले की बात करें कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है पोरोसिटी का, तो देखिए पोरोसिटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, पोरोसिटी इज एक्चुअली रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एक्चुअली इन दोनों का रेशियो होता है, ठीक, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, बट आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके इन दोनों को आपस में लिंक भी कर सकते हो, पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो को, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन। ये रिलेशन आपको याद होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बार, एंड आगे भी पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वो भी याद होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी याद होना चाहिए। अब ये कैसे डेराइव होके ये रिलेशन निकल के आता है, किस तरह से हम ये रिलेशन डेराइव करते हैं, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी कब? जब आप लेक्चर सीरीज देखोगे। लेक्चर सीरीज में हमने इसको बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग वेरी क्लियरली। इसको हमने डेरिवेशन देखा हुआ है इसका प्रॉपर्ली कि भाई कैसे डेराइव होके आता है। सो आप वहां से लेक्चर सीरीज पे जाके आप ये सारे के सारे जो आपके मन में डाउट आ रहे होंगे कि भाई ये रिलेशन कैसे निकल के आ जाता है, वो सारी चीजें आप अपने मन की क्लियर कर सकते हो। सो दिस इज पोरोसिटी E अपॉन 1, ये पोरोसिटी आप कैलकुलेट कर लोगे इसके हेल्प से, E अपॉन 1 प्लस E। सो यहाँ पे E की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितना है? 1 है। सो पोरोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 0.5। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.5। ये हो जाएगा आपका कितना? 0.5 हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी। तो यहां से आपको वॉइड रेशियो की भी वैल्यू मिल गई एंड पोरोसिटी की भी वैल्यू मिल गई। सो ये दोनों रिलेशंस जो है वो वाला भी याद रखना है, ये वाला रिलेशन भी याद रखना है, साथ ही साथ वॉइड रेशियो के लिए रिलेशन भी याद रखना है। एक और चीज बता देता हूं साथ ही साथ, देखो जैसे यहाँ पे आपने पोरोसिटी को वॉइड रेशियो के टर्म्स में लिख दिया, सिमिलरली आप वॉइड रेशियो को भी पोरोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे? E इज इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस एन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन। देखो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है कि ये सारे के सारे जो रिलेशन होते हैं ना इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये सारे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये डायरेक्टली एग्जाम में रिलेशन पूछ ले जाते हैं कि बताइए क्या रिलेशन होता है इन दोनों पैरामीटर्स के बीच में। सो ऑल दिस रिलेशन यू नीड टू लर्न, ये आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे, लेकिन याद करने से ज्यादा बेहतर तरीका आपके लिए ये रहेगा कि आप इनके डेरिवेशन को समझें अच्छे से। अगर आपने डेरिवेशन समझ लिया तो आपको ये फॉर्मूले याद करने में, इनको दिमाग में रखने में इतनी कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि जस्ट गो टू द लेक्चर सीरीज एंड सी ऑल दिस लेक्चर, जिससे सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। सो दिस इज ऑल्सो रिलेशन, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द वॉइड रेशियो इन द टर्म्स ऑफ पोरोसिटी। इस रिलेशन की हेल्प से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये आपको आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से वॉइड रेशियो कितना आ रहा है? वॉइड रेशियो आपके पास आ रहा है क्या? 1 आ रहा है। एंड पोरोसिटी आपके पास कितना आ रहा है? पोरोसिटी आपके पास आ रहा है 0.5। सो अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन में पूछा था इन्होंने कि द वैल्यूज ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो रेस्पेक्टिवली आर, यानी कि पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो कितना कितना हुआ। सो पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो रेस्पेक्टिवली क्या हो रहा है? 0.5 एंड 1। 0.5 एंड 1। दिस 0.5 इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी and this 1 is the value of void ratio। ठीक है, this is the value of void ratio। So ये आपका यहां से आ रहा है porosity 0.5 and void ratio is equals to 1। So as per the given options which answer is correct? 0.5 and 1, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है this is the correct answer of this particular question। ऑप्शन नंबर C is the correct answer of this particular question। So I hope ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस किस तरह से रिलेशंस हैं, क्या क्या हो रहा है। देखो इसमें हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस जो अलग अलग तरह से घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं वो भी आपसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एज पर द सीक्वेंस वी आर मूविंग टुवर्ड द अनदर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में?
What is he saying in the third question? Question number 3 is that आपको कहा जा रहा है कि the ratio of the volume of voids to the total volume of soil mass is called. The ratio of the volume of voids to the total volume of the soil mass is called. अब ऑप्शंस देखते हैं इसके, देखो ऑप्शन क्या दे रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास दैट इज एयर कंटेंट, ऑप्शन नंबर ए इज एयर कंटेंट, एयर कंटेंट है। ऑप्शन नंबर बी में आपको कहा गया है क्या, पोरोसिटी, ऑप्शन बी में कहा गया है पोरोसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज परसेंटेज एयर वॉइड्स, air voids, and D1 is the void ratio। तो ये है आपके पास क्वेश्चन है था क्या कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास इज कॉल्ड। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, एक्चुअली अगर आपने सेकंड क्वेश्चन देखा होगा तो इसका आंसर आप इजीली कर दोगे, ठीक है। यू शुड बी एबल टू आंसर दिस वन क्वेश्चन वेरी इजीली। देखो क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, टोटल वॉल्यूम। अब इसके बारे में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि किसी भी सॉइल मास में जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम का रेशियो होता है, ये रेशियो कहलाता है क्या, पोरोसिटी। ये रेशियो आपका पोरोसिटी कहलाता है। सो पोरोसिटी की यहां से आपको पता लग रहा है कि the ratio of the volume of voids to the total volume of the soil mass is called as the porosity. So as per this relation, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है, the correct option is what? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली इस क्वेश्चन को आंसर करना हमारा टास्क नहीं है। इस क्वेश्चन को तो आंसर आप बहुत इजीली कर दोगे। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आप सीख पाओ इन क्वेश्चंस की हेल्प से ही। सो जैसे ये टर्म आपको क्लियर है, देखो यहाँ पे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपको क्लियर होने चाहिए, जो फॉर्मूले आपको याद रखनी पड़ेंगे। उसी चीजों को मैं यहाँ पे अलग अलग डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा। देखो जैसे कि पोरोसिटी के बारे में आप जान चुके हो क्या होता है। अब देखो इनका पोरोसिटी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, पोरोसिटी की एक्चुअली रेंज क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कैसे, लेक्चर सीरीज देखने पे। अभी तो यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करता हूँ। देखो अब जैसे एक यहाँ पे टर्म है आपके पास वॉइड रेशियो, डिस्कस करते हैं हम पहले कि व्हाट इज द वॉइड रेशियो। एक्चुअली ये भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि वॉइड रेशियो जो होता है किसी भी सॉइल मास का, वॉइड रेशियो जो होता है किसी भी सॉइल मास का, दैट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। किसी भी सॉइल मास में जो रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज कॉल्ड एज द void ratio of that particular soil, ठीक है। सिग्निफिकेंट टर्म है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट टर्म है। एक्चुअली ये जो पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो जो हैं, ये दोनों के दोनों टर्म मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, आपके सॉइल की स्टेट को जानने में हेल्प करते हैं। स्टेट बोलने का मतलब ये है कि वो सॉइल आपका लूज स्टेट में प्रेजेंट है या फिर डेंस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों के दोनों टर्म्स हमारा सॉइल की स्टेट जानने में मदद करते हैं कि सॉइल आपका लूज स्टेट में प्रेजेंट है या फिर डेंस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। लूजनेस या फिर डेंसनेस जानने में मदद करते हैं कैसे, ठीक। तो ये हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूले याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ और भी कुछ टर्म्स हैं इसमें, उनके भी हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। देखो वॉइड रेशियो आपने देख लिया है, पोरोसिटी आपने देख लिया है, एक होता है क्या, एक होता है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट भी इंपॉर्टेंट टर्म होता है, कई जगह पे पूछा जाता है क्वेश्चंस में। एक टर्म होता है सॉइल के अंदर इसी सेम टॉपिक में वाटर कंटेंट। एक्चुअली जो वाटर कंटेंट होता है सॉइल मास का वाटर कंटेंट इज एक्चुअली रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। एक्चुअली किसी भी सॉइल मास के अंदर, ठीक है, जो वॉइड्स होते हैं ना, अभी मैं बताता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए
सॉइल मास के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉइल मास के अंदर, इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में ये सब जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हैं, ये सब जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स है ना, इन इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के अंदर वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों भी प्रेजेंट रहें। सो ये जो वाटर प्रेजेंट है इन वॉइड्स के अंदर, ये जो वाटर प्रेजेंट है इन वॉइड्स के अंदर, उसका वेट आप मेजर कर लो, दैट विल बी द वेट ऑफ वाटर। एंड ये जो सॉलिड्स प्रेजेंट हैं आपके, इन सॉलिड्स का वेट भी आप मेजर कर लो, दैट विल बी द वेट ऑफ सॉलिड्स एक्चुअली, ठीक है, दैट विल बी द वेट ऑफ सॉलिड्स एक्चुअली। सो ये जो होता है ना वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स का रेशियो ही आपका क्या कहलाता है, वाटर कंटेंट कहलाता है। दिस इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट टर्म। इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है इसकी वैल्यू की, वो रेंज हमें पता होनी चाहिए, विच वी हैव डिस्कस्ड वेरी नाइसली इन द लेक्चर सीरीज, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड टर्म। अब इसमें एक और आपके पास टर्म आता है, एंड दैट पर्टिकुलर टर्म इज व्हाट, उस टर्म का नाम है क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, देखिए क्या होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एक एक्चुअली रेशियो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इट इज अ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ voids present in a soil mass. So degree of saturation is actually a ratio of the volume of water to the volume of voids which is present in any soil mass. वैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स के अंदर कुछ वाटर अगर प्रेजेंट है, सपोज कुछ भी वॉल्यूम है सपोज वाटर का प्रेजेंट, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप मेजर करिए, साथ ही साथ ये जो वॉइड्स हैं इन इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स की वॉल्यूम को भी आप मेजर करिए। सो ये जो रेशियो होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का, यही क्या कहलाएगा आपका, यही कहलाएगा क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद होना चाहिए हमें। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट टर्म होगा दैट इज अबाउट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टर्म दैट इज एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या होता है, देखो एयर कंटेंट को हम, एयर कंटेंट क्या होता है किसी भी सॉइल मास में, एयर कंटेंट क्या होता है सॉइल मास के अंदर, इट इज ऑल्सो अ रेशियो, बट ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द volume of voids. It is a ratio of the volume of air to the volume of void. It is a ratio of volume of air to the volume of voids. Similarly, जैसे कि यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो, इन द सिमिलर वे एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो। अब जैसे कि यहाँ पे जो वॉइड्स है ना, इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे कुछ एयर प्रेजेंट है, देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे वॉइड्स में बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट ना हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। बट अगर आपके सॉइल में ये जो वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स के अंदर अगर सपोज एयर प्रेजेंट है, सो उस एयर का वॉल्यूम आप मेजर करो, वॉइड्स का वॉल्यूम आप मेजर करो, डिवाइड कराइए, रेशियो जो उनका कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, एयर कंटेंट कहलाएगा, आपका एयर कंटेंट कहलाएगा, ठीक है। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपने देख लिया, एयर कंटेंट आपने देख लिया। मैं एक और छोटा सा चीज यहाँ पे बता देता हूँ, एक्चुअली डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट के बीच में भी एक रिलेशन होता है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को सपोज मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एयर कंटेंट को जो है मैं एसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे S प्लस AC जो होता है वो आपका 100% के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन। S प्लस AC इज इक्वल टू 100%, या फिर आप इसको 1 भी लिख सकते हो, 100% परसेंटेज में 1 लिखोगे तो मीन्स, ठीक है। सो ये रिलेशन आपको याद रखना है। नाउ अब हम यहाँ पे ये सारी चीजें देखो आपको याद होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, हमने बताया है हमारा एम ये है कि आपका क्वेश्चंस की हेल्प से मोस्टली कोई भी एसएससी, जेईई, यूके, ट्रिपल एससी, व्हाटएवर इज द जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम का आपका सारे के सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए एवरी सब्जेक्ट से, और वो तभी हो पाएंगे जब आपको सारी चीजें याद होंगी।
ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग वेज में, डिफरेंट वेज में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, बहुत तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे यहाँ पे आप ये एक टर्म पूछा गया था आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, पोरोसिटी, बट देयर में भी पॉसिबिलिटी वो आपसे इस बार डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ दे, बट देयर में भी पॉसिबिलिटी वो आपसे इस बार वाटर कंटेंट पूछ दे, वो आपसे एयर कंटेंट भी पूछ सकता है, वो आपसे ये रिलेशन भी पूछ सकता है। सो जो भी कॉन्सेप्ट आपके इन टॉपिक से रिलेटेड हो रहे हैं वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं साथ साथ। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे पूरा नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो कर रहे हैं। ठीक है, यू शुड गो टू द लेक्चर सीरीज एंड शुड सी दैट पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज। उससे आपको पूरी इन सब के बारे में क्लैरिटी आएगी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एयर कंटेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वाटर कंटेंट टर्म। सारी क्लैरिटी आपको वहां से मिलेगी। नाउ अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ बात करते हैं, दैट नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होता है? परसेंटेज एयर वॉइड्स, देखिए परसेंटेज एयर वॉइड्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे? आई विल रिप्रेजेंट द परसेंटेज एयर वॉइड्स विद द हेल्प ऑफ नीटा ए। नीटा ए से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो नीटा ए होता है ना, दिस नीटा ए इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, टू द टोटल वॉल्यूम of soil mass. This is the ratio of volume of air to the total volume of soil mass. ठीक है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ये जो आपका एयर कंटेंट है ये भी एयर का वॉल्यूम ही बता रहा है, बट ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रेस्पेक्ट में बता रहा है। एयर का ये जो आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स है ये भी आपको वॉल्यूम ऑफ एयर ही बता रहा है, बट ये आपको टोटल सॉइल के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बता रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रेस्पेक्ट में बता रहा है। सो वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दिस पोरोसिटी, परसेंटेज वॉइड्स, वॉइड रेशियो, एयर कंटेंट, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, व्हाटएवर इट इज। सो ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं हमें याद होने चाहिए। वी शुड ऑल रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज। अब देखो इस सीक्वेंस में हम जैसे चल रहे हैं, अब हम जो है अपना मूव करेंगे किसके तरफ? वी विल बी मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरीज। सो लेट वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो उसको शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि the following index properties were determined for 4 soils A, B, C, D. Which of these soil contain more clay particles? ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या है हमें कि 4 सॉइल हमें दे रखी हैं। ठीक है, 4 सॉइल दी हैं हमें, सॉइल A, सॉइल B, सॉइल C एंड सॉइल D। अब इन चारों सॉइल्स के लिए लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट डिटरमाइन करा गया है बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि विच ऑफ दीज सॉइल कंटेन मोर क्ले पार्टिकल्स। ठीक, अब जैसे मैं यहां पे लिखूं कि सॉइल ए है आपके पास, दिस इज सॉइल ए, सॉइल ए, सॉइल बी, सॉइल सी एंड सॉइल डी। ठीक है, 4 सॉइल है हमारे पास, सॉइल ए, सॉइल बी, सॉइल सी एंड सॉइल डी। सॉइल डी। अब इन चारों सॉइल्स के लिए हमें लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू दे रखी है। मैं WL लिख रहा हूं लिक्विड लिमिट को एंड WP लिख रहा हूं प्लास्टिक लिमिट को। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज है? ए के लिए है 0.50 एंड 0.23, 0.50 एंड 0.23। बी के लिए कितना है? 0.49 एंड 0.17, 0.49 एंड 0.17। सी के लिए कितना है? 0.43 एंड 0.21, 0.43 एंड 0.21, 0.43 एंड 0.21। एंड सी के लिए, डी के लिए कितना है? 0.47 एंड 0.26, 0.47 एंड 0.26। ठीक है, दिस इज फॉर सॉइल डी। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंटेन्स मोर क्ले पार्टिकल्स। ये हमारे से पूछ रहे हैं। देखिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंटेन मोर क्ले पार्टिकल। ऑप्शंस हैं आपके पास, सॉइल ए, सॉइल बी,
soil C and soil D. This is D option, this is C option, this is B option and this one is option number A. कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉइल है जिसके पास सबसे ज्यादा अमाउंट में क्ले पार्टिकल्स हैं? दिस इज द क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑल्सो। ये क्वेश्चन भी आपका प्लास्टिसिटी पे ही बेस्ड है। कैसे कि देखो, एक चीज आपको मैंने बताई थी जिस समय पे मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि अगर हम बात करें, आपके पास सपोज कोई फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन में आपके पास सिल्ट भी हो सकता है या फिर क्ले भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो क्ले होगा ना, क्ले इज मोर प्लास्टिक एज कंपेयर टू द सिल्ट, यानी कि क्ले जो है ज्यादा प्लास्टिक होता है एज कंपेयर टू सिल्ट, ठीक है। क्ले को आप ज्यादा डिफॉर्म कर सकते हो बिना उसमें क्रैक डेवलप हुए। नाउ अगर हम कह रहे हैं कि क्ले ज्यादा प्लास्टिक है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सिल्ट, इसका मतलब ये है कि क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सिल्ट, क्योंकि हमें इतना पता है कि प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमने एक पैरामीटर चूज किया हुआ है। उस पैरामीटर को हम बोलते हैं क्या? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सॉइल। कोई सॉइल कितना ज्यादा प्लास्टिक है, कितना ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर कोई सॉइल आपका शो कर रहा है, दैट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। जितना ज्यादा किसी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहेगा, वो सॉइल उतना ही ज्यादा प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो करता है, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट समझ में आना चाहिए। एंड अब एक इसमें ये बात आ रही है, जैसे हमने ये यहाँ पे तो सिल्ट एंड क्ले का बिहेवियर बता दिया है कि भाई अगर सिल्ट का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कम रहता है वो कम प्लास्टिक होता है, क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा रहता है, क्ले इज मोर प्लास्टिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सिल्ट। सो क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा रहता है किसके कंपैरिजन में? सिल्ट के कंपैरिजन में, ठीक। इसीलिए क्ले क्या है? हमारा ज्यादा प्लास्टिक सॉइल कहलाएगा। सो बेसिकली कोई सॉइल कितना ज्यादा प्लास्टिक है, कितना कम प्लास्टिक है, इस चीज को बताने के लिए हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स पैरामीटर चूज कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि ये जो चारों सॉइल हैं, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा सॉइल में सबसे ज्यादा क्ले के पार्टिकल्स होंगे। देखिए, जिस सॉइल में जितने ज्यादा क्ले के पार्टिकल्स होंगे वो सॉइल उतना ही ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ये चीज मैंने अभी आपको सिल्ट एंड क्ले का कंपैरिजन करके बताया। क्ले ज्यादा प्लास्टिक होता है एज कंपेयर टू सिल्ट। सो मैं ये कह सकता हूं कि जिस सॉइल में जितना ज्यादा क्ले पार्टिकल होगा वो सॉइल उतना ही ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। सो उतना ही ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। एंड प्लास्टिक बिहेवियर को हम बताते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिक बिहेवियर को हम किसकी हेल्प से बताते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा निकल कर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सॉइल उतना ही ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। एंड इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉइल में उतना ही ज्यादा क्ले पार्टिकल्स हैं। आप जस्ट क्ले एंड सैंड, इसका सिल्ट का एग्जांपल लेके चलें। जैसे मैंने बताया कि क्ले बिहेवियर ज्यादा प्लास्टिक शो करेगा, क्ले ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू सिल्ट, ठीक है। सो क्ले जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्लास्टिक रहेगी हमारी सॉइल, ठीक है। एंड जितना ज्यादा प्लास्टिक रहेगी सॉइल उतना ही ज्यादा उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा। अब इसी चीज को मैं बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूं। जितना ज्यादा सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स उतना ही ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर वो सॉइल शो कर रही होगी। एंड जितना ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर हमारी सॉइल शो कर रही है, उस सॉइल के अंदर उतने ही ज्यादा क्ले पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेटर बनाया है यहाँ पे, ये चेक करने के लिए कि किस सॉइल में कितना ज्यादा क्ले कंटेंट प्रेजेंट है, किस सॉइल में सबसे ज्यादा क्ले कंटेंट है। सो यहां से हम एक एब्सोल्यूट टर्म में ये कह सकते हैं कि हायर इज द आईपी, आईपी मींस प्लास्टिसिटी इंडेक्स, हायर द clay particles, higher is the clay particle, higher is the IP, higher is the clay particles, and higher the plasticity characteristics. Higher is the plasticity characteristics, ठीक। सो इसी कॉन्सेप्ट में ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन बेस्ड है। तो देखो, आपको कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखाई देगा ना, जिसमें आपसे पूछेगा कि बताइए कौन से सॉइल में ज्यादा क्ले पार्टिकल हैं, कौन से सॉइल में कम क्ले पार्टिकल्स हैं, तो इस चीज को चूज करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए आप सिंपली एक प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस बना सकते हो। जितना ज्यादा क्ले पार्टिकल उतना ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर हमारा क्ले शो करेगा, एंड उतना ज्यादा प्लास्टिक हमारा क्ले होगा,
ठीक है, सो उसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक्चुअली पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, आई हैव डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट इन द कंसिस्टेंसी कर्व। जब मैंने आपका थ्योरेटिकल लेक्चर्स में कंसिस्टेंसी कर्व डिस्कस करा था इन द लेक्चर सीरीज, वहां पे मैंने इस चीज को पूरी चीज को डिस्कस किया था। ठीक है कि आईपी को बेसिस बनाते हैं हम प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, एंड क्ले ज्यादा प्लास्टिक होता है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिल्ट। सो जितना ज्यादा क्ले होगा किसी सॉइल के अंदर, वो सॉइल उतना ही ज्यादा प्लास्टिक होगा। तो आपको ये मैं बस जस्ट बता रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि अगर आपने मान लो एक बार को लेक्चर सीरीज भी नहीं देखी है तो फिर भी आपका क्वेश्चंस का काम हो जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखाई देगा, आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। सो जस्ट हम क्या करेंगे, अब इन चारों सॉइल्स के लिए आपके पास WL है, WP दे रखा है आपको। हम इन चारों सॉइल्स के लिए क्या निकालेंगे, हम इन चारों सॉइल्स के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे IP की, एंड जिस भी सॉइल का IP सबसे ज्यादा निकल कर आएगा हम ये मान लेंगे कि उस सॉइल के अंदर उतना ही ज्यादा क्ले का फ्रैक्शन प्रेजेंट है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द IP ऑफ ऑल दीज 4 सॉइल। जैसे हम यहाँ पे बात करें, IP क्या होता है, IP होता है WL माइनस WP। सो IP लिख रहे हैं चारों सॉइल्स के लिए। जैसे कि IP ऑफ A के बारे में बात करेंगे, IP ऑफ B, IP ऑफ C एंड IP ऑफ D। ठीक है, IP ऑफ D कैसे, WL माइनस WP, वही सेम तरीका। A के लिए WL की वैल्यू ये है, WP की वैल्यू ये है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, इसको आप माइनस करोगे 0.50 में से 0.23 माइनस करोगे, ये कितना बनेगा 0.27 बनेगा। B के लिए कितना होगा, ये 0.49 है, ये 0.17 है। सो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.32। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे 0.32, जस्ट माइनस करना है हमें इसे, कितना हो जाएगा 0.32 हो जाएगा। इसमें देखते हैं ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.22। आप इस 0.43 में से 0.21 को माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा 0.22 बन जाएगा, 0.22। इधर आते हैं, ये 0.47 इसमें से माइनस करवाओगे इसे, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 0.21, ये 0.21 बन जाएगा, दिस विल बी 0.21। ठीक है, तो ये हमने चारों सॉइल के लिए क्या कैलकुलेट कर लिया, IP कैलकुलेट कर लिया है। नाउ अब हमें देखना है कि सबसे ज्यादा IP कौन से सॉइल का आ रहा है। अगर हम इसे कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो IP निकल कर आ रहा है, सबसे ज्यादा IP निकल के आ रहा है सॉइल B के लिए। सॉइल B हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IP। सॉइल B इज हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IP। ठीक है, सो IP की मैक्सिमम वैल्यू उसके लिए निकल के आ रही है, यानी कि हमें यहां से ये पता लगा कि सॉइल B आपका मैक्सिमम प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो कर रहा है, एंड सबसे ज्यादा क्ले पार्टिकल इसी के अंदर है। यानी कि जितना ज्यादा IP उतना ज्यादा प्लास्टिसिटी बिहेवियर, उतना ज्यादा क्ले पार्टिकल्स, बस ये याद रखना है हमें। ठीक, सो दिस सॉइल हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्ले पार्टिकल, सबसे ज्यादा क्ले पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है। सो एज पर द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर B जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए एग्जाम में कभी कभी किसी ना किसी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में आपको मिल जाएगा, अगर एग्जामिनर बहुत अच्छे लेवल का अगर एग्जाम बनाने के लिए बैठा होगा वहां पे, मान लो अगर अच्छे क्वेश्चन वो डालना चाह रहे होंगे वहां पे, तो ये वन ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम को बहुत अच्छा बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालने में यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बेसिकली हमारी रैंक डिसाइड करते हैं, हमारा सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई कर ही लेता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जिनमें थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़े, वो क्वेश्चन आपकी रैंक डिसाइड करता है। ठीक, सो इसी तरह का ये हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा कि अगर मान लो एग्जाम थोड़ा टफ बनता है तो उसको भी आप इजीली आंसर कर पाओगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन में हमें जो बताया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि द क्वेश्चन इज दैट a soil sample rich in gypsum content is to be tested for its water content using oven drying method. Now the temperature of drying in oven should not exceed a value of। ठीक है, यानी कि कोई सॉइल मास है हमारे पास जिसके अंदर जिप्सम का कंटेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक, सो उसके लिए पूछा गया है आपको उस सॉइल के लिए ओवन ड्राइंग मेथड की हेल्प से वाटर कंटेंट पता करना है। आपको पता होगा कि ओवन ड्राइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। हमने ये एक क्वेश्चन की हेल्प से भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे मेथड्स बताए थे कि भाई कौन कौन से मेथड होते हैं जो हमारा वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है किसी सॉइल का विद द हेल्प ऑफ ओवन ड्राइंग मेथड, एंड दैट पर्टिकुलर सॉइल इज हैविंग मोर कंटेंट ऑफ जिप्सम। तो पूछ रहे हैं कि उसका टेम्परेचर जो है, द टेम्परेचर फॉर दैट सॉइल शुड नॉट एक्सीड अ वैल्यू
वैल्यू ऑफ, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर उस सॉइल का कितना हो सकता है, ये बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। इसके ऑप्शंस दिए हैं हमें 50, 60, 70 एंड 80 डिग्री सेल्सियस। सो देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के ऑप्शंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है वो है क्या, 60 डिग्री सेल्सियस, एंड बी ऑप्शन है क्या 70 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है क्या 80 डिग्री सेल्सियस, एंड डी ऑप्शन आप लिख सकते हो क्या 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सो कोई सॉइल है जिसका जिप्सम कंटेंट ज्यादा है, उस सॉइल का आपको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ ओवन मेथड। सो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ हीटिंग। ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि ओवन ड्राइंग मेथड की हेल्प से हम किस तरह से वाटर कंटेंट बताते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ उसके बारे में क्या करते हैं ओवन ड्राइंग मेथड में। ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में अगर हम बात करें, ओवन ड्राइंग मेथड में किस तरह से वाटर कंटेंट बताया जाता है वो मैं बता देता हूं। देखो जैसे सपोज आपके पास एक एम्प्टी कंटेनर रहता है इन द ओवन ड्राइंग मेथड में, आपके पास क्या रहेगा, एक एम्प्टी कंटेनर रहेगा इस तरह से। देयर विल बी एम्प्टी कंटेनर इन ओवन ड्राइंग मेथड लाइक दिस, एंड इस एम्प्टी कंटेनर का वेट आप मानकर चलो कितना है। लेट अस सपोज द वेट ऑफ दिस एम्प्टी कंटेनर इज व्हाट, W1। द वेट ऑफ दिस एम्प्टी कंटेनर इज W1। नाउ ये क्या है, एम्प्टी कंटेनर है। अब क्या करना है, जिस भी सॉइल का हमें वाटर कंटेंट पता करना है, हम क्या करेंगे, उस सॉइल को इसके अंदर डाल देंगे। वी विल ऐड दिस सॉइल जिसका हमें वाटर कंटेंट पता करना है इन दिस एम्प्टी कंटेनर। नाउ अब क्या करो, अब देखो ये जो कंटेनर था आपके पास, इस कंटेनर के अंदर अब आपका सॉइल है, सॉइल इज प्रेजेंट इनसाइड दिस एम्प्टी कंटेनर नाउ। ठीक है, उस सॉइल के अंदर कौन कौन है, सॉलिड्स हैं एंड वॉइड्स में कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट है, वॉइड्स में कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या करो, इसको अगेन वेट करो। लेट अस सपोज इस बार इसका वेट कितना बन जाता है, W2 बन जाता है। अगेन हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इस सैंपल को एक ओवन के अंदर प्लेस कराते हैं। वी विल प्लेस दिस पर्टिकुलर सैंपल इन एन ओवन। ठीक है, ओवन के अंदर रखेंगे एंड ओवन में रख के इसको लगभग 24 आवर्स के लिए क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। 24 आवर्स के लिए इसको हम हीट करते हैं इसको हम। हीटिंग का टेम्परेचर क्या है उसके बारे में बात हो रही है कि यहाँ पे जो आप इसे हीट करोगे, हीट करते समय इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए मैक्सिमम, वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अब देखो क्या करोगे, 24 आवर तक जब आपने इसको हीट करा, हीट करने के बाद क्या होगा, हीट करोगे जब आप इसे, तो होगा क्या, यहाँ पे इसमें जो वॉइड्स में जो वाटर प्रेजेंट था ना, वो वाटर क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। ये जो वाटर यहाँ पर प्रेजेंट था वो वाटर क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। एंड अंदर क्या बचेगा, अब ये सॉलिड्स बचेंगे, एंड इन सॉलिड्स के बीच में एयर बच जाएगा, क्योंकि वाटर क्या कर गया, वाटर तो आपका इवेपोरेट कर चुका है। सो वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन दी वॉइड्स नाउ। बेसिकली ये जो सॉइल है आपका ड्राई कंडीशन में पहुंच चुका है नाउ। जब आपने इसको 24 आवर्स तक हीट करा तो ये सॉइल जो है हमारा वो ड्राई कंडीशन में पहुंच गया, क्योंकि एयर है यहाँ पे सिर्फ पूरे वॉइड्स में, वाटर यहाँ पे अब नहीं रहा, वाटर क्या कर गया, इवेपोरेट कर चुका है। अब आप क्या करोगे, अगेन इसको वेट करोगे एंड लेट अस सपोज इस बार इसका वेट कितना बन जाएगा, W3 बन जाएगा। ठीक, सो अब यहां से वाटर कंटेंट जब आपको बताना था, तो वाटर कंटेंट आप कैसे बताओगे, क्या होता है वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये होता है। अब देखो कैसे लिखोगे फॉर्मूला, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। कैसे बताओगे वेट ऑफ वाटर, देखो ये जो W2 है, इस W2 में किस किस का वेट प्रेजेंट है। इस W2 के अंदर आपका इस एम्प्टी कंटेनर का वेट है, पहली बात तो। दूसरी बात, इन सॉलिड्स का भी वेट ऐड है, प्लस तीसरी बात, ये जो वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट है उस वाटर का वेट प्रेजेंट है। इसके अंदर कौन कौन है, एम्प्टी कंटेनर का वेट प्लस सॉलिड्स का वेट प्लस इन वॉइड्स के अंदर जो वाटर है उसका वेट, तीन चीजें इसमें। इस W3 में किस किस का वेट ऐड है, W3 के अंदर आपका इस एम्प्टी कंटेनर का वेट ऐड है, इस एम्प्टी कंटेनर का वेट ऐड है, एंड इन सॉलिड्स का वेट ऐड है। देयर इज नो वेट ऑफ वाटर इन दिस केस। क्यों, वाटर तो क्या कर चुका, इवेपोरेट कर चुका। ठीक है, तो होगा क्या, अगर मैं इस W2 में से W3 को माइनस करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वाटर का वेट मिल जाएगा। जस्ट बाय सब्सट्रैक्टिंग दिस W3 फ्रॉम W2 आई विल गेट द वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैं ये वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहा हूं, W2 में से W3 को मैंने माइनस करा दिया। नाउ
अब मुझे चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉलिड्स। अब हमें वेट ऑफ सॉलिड्स चाहिए, कैसे मिलेगा वेट ऑफ सॉलिड्स, देखो W1 में एमपीटी कंटेनर का वेट है सिर्फ, दिस इज द वेट ऑफ एमपीटी कंटेनर ओनली। अगर हम बात करें W3 में एमपीटी कंटेनर का वेट है प्लस इन सॉलिड्स का वेट ऐड है, ठीक है। W3 में एमपीटी कंटेनर का वेट है प्लस इन सॉलिड्स का वेट ऐड है। तो अगर मैं W3 में से W1 को माइनस कराऊं तो मुझे उन सॉलिड्स का वेट मिल जाएगा, आई विल गेट द वेट ऑफ सॉलिड्स, और वही मुझे चाहिए था। सो वेट ऑफ सॉलिड कैसे पता लगेगा, W3 में से माइनस करा दिया किसको, W1 को। सो ये आपके पास यहां से फॉर्मूला निकल कर आ जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट विद द हेल्प ऑफ ओवन ड्राइंग मेथड, विद द हेल्प ऑफ ओवन ड्राइंग मेथड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस तरह से आप वाटर कंटेंट बता सकते हो ओवन ड्राइंग मेथड की हेल्प से। अब हमारा जो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में कई बार ये फॉर्मूला पूछा जा चुका है। नाउ अब हम यहाँ पे बात करें, हमें ये बताना है कि ये जो हीट करने का टेम्परेचर है, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ये हीट करने का टेम्परेचर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एक तरह से वो हमारा काम है। यहाँ पे देखो, हीट करने के लिए अलग अलग सॉइल्स के हिसाब से अलग अलग कंडीशन होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल मींस वो सॉइल जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंटेंट हमें पता है क्या होता है, हमारा अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हमने पढ़ी होगी, पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका इस ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंटेंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो वो सॉइल जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक सॉइल बोलेंगे। लाइक ऑर्गेनिक कंटेंट, लाइक आप जैसे प्लांट की लीफ देख लो, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है। लाइक आपका सड़े गले जो आपके फल फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, लीव्स हो सकती हैं, वेजिटेबल्स हो सकता है, जिसके अंदर ये सब चीजें मिक्स होता है जिस सॉइल के अंदर, वो क्या कहलाएगा, आपका हाईली ऑर्गेनिक सॉइल कहलाएगा। यानी कि बेसिकली क्या है, जिस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है दैट इज ऑर्गेनिक सॉइल। अब ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ये जो हीटिंग करने का जो टेम्परेचर है ना, वो 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड बाय अस। ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऑर्गेनिक सॉइल के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया ना टेम्परेचर, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर है ना उसके अंदर, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, ये क्या होने लगते हैं, ये बर्न होने लगते हैं। ये बर्न होने लगेंगे, बर्न होकर क्या होगा, ये चीजें एशेस में कन्वर्ट होने लगेंगी, राख में कन्वर्ट होने लगेंगी। एंड अगर सपोज एशेस जो है, राख जो है, अगर वो सॉइल में मिल जाएगी, सो सॉइल की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते। इन ऑर्गेनिक मैटर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है, because of which the properties of soil will get change. So organic soil के लिए 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक सॉइल अभी बात करेंगे चलो उसके बारे में। अगर कोई सॉइल है जिसमें जिप्सम कंटेंट ज्यादा है, अगर कोई ऐसा सॉइल है जिसके अंदर जिप्सम कंटेंट ज्यादा है, सो उस सॉइल के लिए ये जो टेम्परेचर है, इट शुड नॉट बी मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस। दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड बाय अस एंड दिस इज द क्वेश्चन जो हमारे से पूछा जा रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस। सो यहां पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो याद रखना है कि वो सॉइल जिसमें जिप्सम कंटेंट ज्यादा होता है, उस सॉइल के लिए 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। दिस इज द आंसर। क्यों? वही सेम रीजन है, ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडाइज हो जाएगी सॉइल, जिससे क्या होगा, उसका बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। एंड एक और मैं बता देता हूं, किसी भी केस में, व्हाटएवर इज द केस, कोई भी केस हो, किसी भी केस में ये जो टेम्परेचर है ना आपका 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी सॉइल हो, आपके पास इनऑर्गेनिक सॉइल है, चाहे कोई भी सॉइल है, किसी भी केस में, इन एनी केस, ये जो टेम्परेचर है, इट शुड नॉट बी मोर देन 110 डिग्री सेल्सियस। 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। ऑर्गेनिक के लिए इतना, जिप्सम अगर ज्यादा है तो इतना। एंड किसी भी केस में अगर मान लो आपके पास कोई एक इनऑर्गेनिक सॉइल है, इनऑर्गेनिक सॉइल, तो उसके लिए जो टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 110 डिग्री, कहीं कहीं पे ये जो रेंज है ना, 105 डिग्री सेल्सियस से आपको 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है बेसिकली ना, बट मैंने मैक्सिमम वैल्यू बता दिया इसकी 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक। सो आपको इसका आंसर आया समझ में, क्या कर रहे हैं ओवन ड्राइंग मेथड, वो भी मैंने यहाँ पे साथ साथ बता दिया है, ठीक है। कितना, किस तरह से पूछा जा सकता है अलग अलग तरह से कुछ, जैसे यहाँ पे जिप्सम पूछा गया है, मान लो आगे आपको ऑर्गेनिक सॉइल के लिए पूछ ले, मान लो आगे आपको ये पूछ ले कि भाई किसी भी केस में किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो याद रखना है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक, मैक्सिमम है 110 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं पे भी आंसर कर पाएंगे अब हम इसको। ये फॉर्मूला भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है जेईई एग्जाम्स में, सो ये भी हमें याद रखना है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नाउ अब हम बात करेंगे
देखो अगेन एंड अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत से इसमें कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं बताए जा सकते। यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू गो टू द लेक्चर सीरीज, जस्ट सी दीज लेक्चर्स, वहां से आपको ये सारी की सारी चीजें खुद से खुद क्लियर हो जाएंगी। जो मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके खुद से खुद क्लियर हो जाएंगे, बहुत डिटेलिंग में जाके क्लियर होंगे। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सो वी आर मूविंग टुवर्ड द अनदर क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A soil which is transported by melting of glaciers is commonly called as। ये पूछा जा रहा है कि a soil transported by melting of glaciers is commonly called as। ऑप्शंस दिए हैं alluvial soil, aeolian soil। ऑप्शंस में लिख देता हूं। ऑप्शन A is what? alluvial soil। Next, B option. B option is glacial soil. C option aeolian soil. And D option is marine soil. मरीन सॉइल। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें। जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया था पहले कि जब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने आप जवाब के साथ, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो सॉइल्स होती हैं जो अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से किसी दूसरे जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाती हैं, यानी कि किसी दूसरी जगह पे जाएंगी ट्रांसपोर्ट होके एंड कहीं और प्लेस पे डिपॉजिट हो जाएंगी। अब ट्रांसपोर्ट होने के पीछे क्या एजेंट होता है, ये भी कई सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ट्रांसपोर्ट होने के पीछे नंबर ऑफ एजेंट्स हो सकते हैं, लाइक हो सकता है कि विंड रहे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रनिंग वाटर रहे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रांसपोर्ट होने के पीछे आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स रीजन रहे। ठीक है, आपका ग्रेविटी फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटी फोर्स भी रीजन हो सकता है। सो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से कोई सॉइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट होकर जा सकती है एंड किसी भी लोकेशन पे जाके डिपॉजिट हो सकती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट विच इज द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, हमारे पास अलग अलग तरह के सॉइल्स होते हैं। सो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वो सॉइल जो आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स के वजह से ट्रांसपोर्ट होकर आती है, उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर तो बहुत इजी है बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत है। आंसर देख लेते हैं पहले। सिंपल, जैसे पूछा गया है क्या वो सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, the soil which is transported by the melting of glaciers is called as what? नाम में लिखा हुआ है, ऑप्शन देख के समझ में आ जाना चाहिए क्या? ग्लेशियर्स मींस ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल। ये सिंपल देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बट ये तो देखो आपको सिंपल सा ये एक टाइप था कि भाई जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर आती है उन्हें हम क्या बोल देते हैं? ग्लेशियल सॉइल बोल देते हैं। लेकिन कई और भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज आपको बोल दे कि द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड विद द फ्रेश रनिंग वाटर, वो सॉइल जो कि फ्रेश रनिंग वाटर की वजह से ट्रांसपोर्ट होकर आती है, उस सॉइल को क्या बोलते हो? या फिर वो सॉइल जो कि आपका ट्रांसपोर्ट होती है बिकॉज ऑफ द विंड, उसको क्या बोलते हैं? या फिर वो सॉइल जो कि आपका ट्रांसपोर्ट होती है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको क्या बोलते हैं? वो सारे हमें पता होने चाहिए। यहाँ पे तो वही देख रहे हैं हम। देखो जैसे यहाँ पे बात की गई है किसके बारे में? एलुवियल सॉइल के बारे में ऑप्शन दे रखा है आपको। तो मैं आपको बताऊं जो एलुवियल सॉइल होती है ना, एलुवियल सॉइल के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, एलुवियल सॉइल, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका फ्रेश रनिंग वाटर। फ्रेश रनिंग वाटर ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल, यानी कि वो सॉइल जो आपका फ्रेश रनिंग वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होके आती है, उस सॉइल को हम बोलते हैं क्या? एलुवियल सॉइल। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एजेंट याद रखना है कि ये कौन सा एजेंट है जो एलुवियल सॉइल के रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्रेश रनिंग वाटर। नेक्स्ट, अब यहां पे पूछा गया है जैसे अगर सपोज एओलियन सॉइल बोला है हमें क्वेश्चन में, एओलियन सॉइल,
इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा? जैसे कि नाम में लिखा हुआ है एओ, ये देखो इतना वर्ड सिर्फ एओ का मतलब क्या हो गया, एक तरह से एयर की बात हो रही है। एयर, एओ मींस एयर एंड मींस एयर कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे? विंड के साथ, ठीक है। सो ये यहां से इसके बारे में समझ में आ गया कि एओलियन सॉइल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द विंड। ये हमें याद रखना है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं ये कि एओलियन सॉइल किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होती है? विंड की वजह से होती है। एलुवियल सॉइल फ्रेश रनिंग वाटर की वजह से होती है। ग्लेशियल सॉइल वो मैंने बता दिया मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से होती है। तो ये याद रखना है हमें, एओलियन सॉइल किसकी वजह से हो रही है? एओलियन सॉइल हो रही है हमारा विंड की वजह से ट्रांसपोर्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं, देखो एक आपके पास होती है क्या? कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल, इसी को हम टेलस भी बोल देते हैं, टेलस। ये जो सॉइल होता है आपका, ये ट्रांसपोर्ट होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, या फिर आप कह सकते हो क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो कोलुवियल सॉइल या फिर टेलस इज दैट सॉइल जो कि ट्रांसपोर्ट होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी हमें याद होना चाहिए, कई बार पूछा जा चुका है ये सॉइल भी, ठीक है। याद रखने सारे के सारे सॉइल्स के ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, एलुवियल फ्रेश रनिंग वाटर, एओलियन विंड, आपका ग्लेशियल सॉइल मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, कोलुवियल सॉइल टेलस सॉइल, या फिर इसके लिए क्या है? ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को तो आंसर करना आसान था, लेकिन उससे अलग और किस किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, वो चीज हमने यहाँ पर जो है आपसे डिस्कस करी है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इसीलिए दिए जा रहे हैं कि जिससे जो क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं एग्जाम्स में वो भी हो जाए, साथ ही साथ जो क्वेश्चन आगे आते हैं और आने के चांसेस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर कर पाओ। एंड मोस्टली आई होप कि जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे हमारे इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब